Assalamu alaikum. We are putting this class for the discussion of June 2022. Variant is 22. ये हमारा आज का पेपर है जिसकी हम डिस्कशन रख रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा था कि पेपर ये वाले जो हमें जो क्यूरी क्लासेस हैं उसमें आप पेपर सॉल्व करके रखो और अपनी प्रॉब्लम्स मार्क करके रखो। वी आर स्टार्टिंग दिस पेपर। We are starting our work. June 22, paper is 22. देखो पहला क्वेश्चन पढ़ो। पहला क्वेश्चन कहता है द फिगर शोज अ वाटर square pulled horizontally across the water surface. The mass of the water square is 60 kg. The gravitational field strength is 10. Calculate the weight. अब ये शुरू के पार्ट बिल्कुल सिंपल रखा हुआ है इसने। आप इसको बेसिक कैलकुलेशन कर सकते हो। मास एंड वेट हैव डिफरेंट यूनिट्स। स्टेट टू अदर डिफरेंसेस बिटवीन मास एंड वेट। देखो मास और वेट का यूनिट डिफरेंट होता है। मास स्केलर होता है और वेट वेक्टर होता है। मास स्केलर होता है, वेट वेक्टर होता है। मास जगह बदलने से नहीं बदलता, यूनिवर्स में मास कांस्टेंट रहता है, जबकि वेट जब आप मूव करते हैं तो बदल सकता है। A boat pulls the water square to the right with a horizontal force of 50 Newton. The water square travel at a constant speed. Constant speed का बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट आता है। कांस्टेंट स्पीड का जो कॉन्सेप्ट है वो पेपरों में बहुत आता है। कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या है? देखो कांस्टेंट स्पीड का मतलब है कि एक्सेलरेशन जीरो है। Explain in terms of the horizontal forces acting why the speed is constant. इसका मतलब है कि फॉरवर्ड फोर्स और बैकवर्ड फोर्स बराबर होगी। इसका मतलब है कि ड्राइविंग फोर्स रेजिस्टिव फोर्स के बराबर होगी, तभी रिजल्टेंट फोर्स जीरो आ रही है। रेजिस्टिव फोर्स और ड्राइविंग फोर्स को बराबर कर दो, और रेजिस्टिव फोर्स में वाटर की रेजिस्टेंस होगी, हवा की रेजिस्टेंस होगी।
फिर वो कहता है हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्टिंग टू द राइट इंक्रीजेस फ्रॉम 50 to 70. द साइजेस ऑफ एनी अदर फोर्सेस आर अनचेंज. अब अगर वो पहले बराबर थी तो उसका मतलब है दोनों 50 होंगी, और इसका मतलब है पहले ये वाली सिचुएशन होगी, उसके बाद अब उसने उसको ड्राइविंग फोर्स को 70 कर दिया. अब ये resultant force is 20 Newton. मास आपको दिया हुआ है 60. उसके फिर एक्सेलरेशन आ जाएगा. The figure shows a long cardboard tube sealed at both ends which contain many small pieces of metal. The tube is turned vertically so that the pieces of metal fall from one end to the other. The temperature of the pieces increases as the result of the fall. During the fall, the gravitational potential of the metal pieces is transformed into other forms of energy. अब इसमें दो एनर्जी कन्वर्जन्स नजर आ रहे हैं. एक तो काइनेटिक होगा और दूसरा कौन सा होगा, हीट एनर्जी. अब वो कह रहे हैं पार्ट 1 बी, पार्ट 1 में लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ये वर्किंग कर लो. देखो इसका आंसर क्या आता है. बी पार्ट 1 की जरा वर्किंग शेयर करो और फिर मुझे इसका आंसर बताओ. हम्म, 1.8. A student turns the tube quickly after the small metal pieces have fallen from one end to other 80 times.
The temperature has increased by 7. Calculate, determine the specific heat capacity. अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T. अगर आप C को सब्जेक्ट बनाते हो ऐसे, अगर ऊपर वाला आंसर जो है, यार ये आंसर डबल चेक कर लो, वाकई ये 1.8 आ रहा है क्या आंसर? जरा ये पार्ट 1 का आंसर डबल चेक करो. ठीक है, तो फिर इसको 1.8 को नीचे ले आते हैं. और अगर आपने ये सवाल किया है तो इसमें देखो कि जो मास है ना वो 150 ग्राम है, तो इसको फिर हमें टेम्परेचर चेंज हमें दिया हुआ है, टेम्परेचर का जो चेंज है वो 7 डिग्री है. इसकी वर्किंग कर लो. इसके बाद वो कहता है द स्टूडेंट रिपीट्स द एक्सपेरिमेंट टर्निंग द ट्यूब मोर स्लोली व्हाइल डिफरेंट टेम्परेचर इंक्रीज इज ऑब्टेन. अगर वो इसको आहिस्ता टर्न करता है तो इनपुट एनर्जी कम हो जाएगी, वो आहिस्ता गिरेंगे. तो फिर जब इनपुट एनर्जी कम होगी तो इंक्रीज इन टेम्परेचर भी कम हो जाएगा. Number 3, the figure shows a syringe mounted vertically in a block of wood and sealed at one end. A plunger is free to move inside the syringe. There is trapped air in the syringe. Sorry. The air inside the syringe exerts a pressure on the walls of the syringe. पहला पार्ट कहता है कि बताओ प्रेशर क्या होता है. अब इसकी डेफिनेशन तो इस वक्त सबको याद होगी. Force per unit area. Explain how the air molecules in the cylinder of the syringe create a pressure. Air molecules जाकर कंटेनर वॉल से टकराते हैं, टकराने पर फोर्स लगाते हैं. जब वो फोर्स लगाते हैं तो फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर बन जाता है. A 10 Newton weight is placed on top of the plunger. The plunger moves down slowly so that the temperature of the air inside the syringe does not change. Before the weight is placed on top, the pressure of the air inside the syringe is this, volume is this, cross-sectional area of plunger is this. प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया. ठीक है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको दिया हुआ है, फोर्स भी दी हुई है.
तो अगर आपने ये वाला क्वेश्चन किया है तो बताओ पहले में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सी पार्ट 1 कौन से फॉर्मूला से करूं? अगर किया हुआ है या भी करोगे तो मुझे बताओ। हाँ सही है जैन। इसको लगाओ और अगर तुम लोग अभी करते हो तो अभी कर लो, और अगर तुम लोग बाद में करते हो, सॉरी अगर तुमने पहले से किया हुआ है तो आंसर कंपेयर कर लो। देखो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया लग जाएगा। जब तुम ये प्रेशर निकाल लोगे तो टोटल प्रेशर के लिए तुम्हें फिर वो पास्कल का एटमॉस्फेरिक वाला प्रेशर ऐड करना पड़ेगा। 8.3 सही है जैन, लेकिन उसने प्रेशर ऑफ एयर बोला है ना, उसने बोला है प्रेशर ऑफ एयर। ये जो लफ्ज उसने एयर का बोला है ना, तो जब आप एयर को इन्वॉल्व कर देते हो लाइक दिस, इसमें ये दोनों प्रेशर कंबाइन कर दो। Calculate the volume of the air inside the syringe after the plunger stops moving। ये बेसिकली बॉयल्स लॉ है, उसको लगा दो। हाँ ये लॉ लगाकर इसके आंसर कंपेयर करो। सही है, आप चाहो तो आंसर को सेंटीमीटर में छोड़ दो, और चाहो तो आंसर जो है, चाहो तो आंसर को सेंटीमीटर में छोड़ दो, और चाहो तो उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट भी कर सकते हो। ये वाला यूनिट कन्वर्जन आप चाहो तो दोबारा से देख लो, अगर भूल गए हो तो याद कर लो।
Question number 4. The figure shows a ray of white light incident on a glass prism. Refraction causes the white light to separate into different colors. Define the term angle of refraction. Angle of refraction क्या होता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे में जाती है तो वो मुड़ती है, उसका जो नॉर्मल के साथ एंगल होता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. The angle of incidence of the white light as it enters the prism is 40 degree and the angle of refraction for the red light is 25. Calculate the refractive index of the glass for red light. Show your working. कैलकुलेटर को डिग्री मोड में होना चाहिए. पहले आप फॉर्मूला लिख लो. वन 1.5. ठीक है जैन. Using the figure, state and explain how the refractive index for red light differ from the refractive index of violet light. देखो यहां पर रेड का डिग्री ऑफ बेंडिंग कम है, रेड कम बेंड हुई है और वायलेट ज्यादा बेंड हुई है. हाँ, डिफरेंस एंगल का है ना. जो ट्रेंड लैम्डा का होता है, फ्रीक्वेंसी का ट्रेंड उसके ऑपोजिट होता है. The source of white light used in figure 4.1 produces other types of EM radiation as well as visible light. अगर रेड से आगे जाऊंगा तो फिर जाहिर है इंफ्रारेड होगा. अगर वॉयलेट से पीछे आऊंगा तो जाहिर है वॉयलेट के साथ जो अटैच होता है वो कौन सा होता है. अगर आप अटैच करेंगे तो कैसा होता है कि आप जब टेबल बनाते हैं VIBGYOR, देखो इसके बिल्कुल साथ इधर होता है इंफ्रारेड और इधर होता है अल्ट्रावायलेट.
A student connects a battery, thermistor X and resistor Y in parallel. The electromotive force of the battery is E. The current of X is I. The resistance of Y is greater than resistance of X. The two boxes want to show the correct statement about the potential difference across Y, and other to show the correct statement about current in Y. अगर दोनों पैरेलल में हैं X और Y, तो क्या दोनों का पोटेंशियल सेम होगा? और जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, जब आप पैरेलल में कुछ लगाते हैं ना, पैरेलल में इसकी कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं आ रही, Y की रेजिस्टेंस X की रेजिस्टेंस से ज्यादा है। तो बताओ करंट का मामला क्या होगा? करंट I से कम होगा, इक्वल होगा या ज्यादा होगा? R की रेजिस्टेंस ज्यादा है। आंसर बताओ। हाँ, करंट कम हो जाएगा ना, क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है। वोल्टेज सेम होगा। The student connects thermistor in series and the resistor Y and a battery of 6 volt. As shown in the circuit at room temperature, the resistance of thermistor X is 600 ohm and the current in the thermistor is 0.02. Calculate the power produced in the thermistor. पावर के बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं। मेरे पास रेजिस्टेंस है और करंट है, तो मैंने ये वाला फॉर्मूला लिखा। साथ साथ फॉर्मूला लिखते जाओ अगर तुमने पहले नहीं लिखा हुआ, लेकिन जो भी पेपर में आपको दूं उसको सॉल्व करके रखो। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ Y। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो एक ही बात है ना, क्योंकि इसमें जैन आगे तो तुम्हारे रेजिस्टेंस रखी हुई है ना। रेजिस्टेंस में जो पावर डिसिपेट होती है वो होती ही पावर लॉस है। तो तुम्हारे पास वोल्टेज कहाँ से आया जैन? वोल्टेज तो हमें टोटल दिया हुआ है 6, लेकिन दोनों पे
थर्मिस्टर पे वोल्टेज कैसे निकाला? अच्छा अच्छा, फिर तुमने वो बात तो वही आ गई ना, रेजिस्टेंस इन्वॉल्व कर ली, ठीक है, फिर सही है। अच्छा, पावर कैलकुलेट करके बताओ, और फिर बताओ रेजिस्टेंस ऑफ वाई कैसे निकलेगा। हम अगर करंट देखें तो उसने बोला था सर्किट जो है वो सीरीज है। अगर सर्किट सीरीज हो, अगर सर्किट सीरीज में हो तो करंट सेम होता है। अगर सर्किट सीरीज हो तो करंट सेम होता है। तो करंट तो 0.00002 ही रख लेते हैं, वोल्टेज निकाल लेते हैं एक्स पर, और फिर वो माइनस करके उसके अक्रॉस निकल जाएगा। ये तुमने पावर बताई है ना। तो या तो रेशो से कर लो, या फिर ओम्स लॉ से कर लो। दोनों ऑप्शन होते हैं सीरीज में ना। सीरीज में जो वोल्टेज होता है वो रेशो में डिवाइड होता है। टोटल वोल्टेज 6 है। तो अब ये जो थर्मिस्टर है इसकी रेजिस्टेंस 600 है। तुम चाहो तो उससे कर लो, ओम्स लॉ से कर लो, चाहो तो रेशो मेथड से कर लो। रेशो मेथड कैसे लगता है? हम अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज ले लें और इसको कहें वी एक्स, और इसके अक्रॉस कर लें और ये हो जाएगा वी वाई, तो आप इस तरह रेशो लगा के भी सॉल्व कर सकते हो। और अगर आप रेशो लगाना चाहते हो तो रेशो लगा लो, ओम्स लॉ लगाते हो तो ओम्स लॉ भी लग जाएगा। कैसे लगेगा कि पहले करंट रखो, रेजिस्टेंस रखो और एक्स पे फॉर्मूला लगाओ, उससे ना एक्स पे वोल्टेज आ जाएगा। इस वाली लॉजिक से, चूंकि टोटल वोल्टेज 6 है, तो इस वाली लॉजिक से वोल्टेज निकाल लो। द थर्मिस्टर इज कूल्ड, व्हाई दिस कॉजेज द पीडी अक्रॉस वाई टू डिक्रीज।
थर्मिस्टर की जो रेजिस्टेंस होती है वो टेम्परेचर के साथ इनवर्सली बदलती है। जब टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगी। रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो जो वोल्टेज अक्रॉस थर्मिस्टर है वो बढ़ेगा, और कंपनसेटर टोटल तो 6 है ना, तो वी वाई का वोल्टेज कम हो जाएगा। ये वाली लॉजिक देखो, ऊपर वाली कैलकुलेशन भी करके दो। Figure 6.1 shows part of a toy which contains two ring-shaped permanent magnets. A plastic rod passes through the center of both the springs. The top magnet can move up and down freely around the plastic rod. The magnetic poles on the bottom magnet are shown. The top magnet floats in the air above the bottom magnet. Mark the poles on the top magnet. Explain why it floats in the air above the bottom magnet. दोनों जो हैं वो परमानेंट मैग्नेट हैं, और अगर वो फ्लोट कर रहा है, नीचे नहीं आ रहा, तो वहां पर भी सेम पोल होगा। जो लाइक पोल्स होते हैं वो रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। The top magnet is replaced with a ring made of iron. अगर ये ऊपर वाला जो मैग्नेट है उसकी जगह आयरन को रख दे तो उसमें तो मैग्नेटिक इंडक्शन आएगी, वो तो फिर इंड्यूस होगा। ये ऊपर लिखने में थोड़ी सी मुझसे गलती हुई है, इसको करेक्ट कर रहा हूं।
बनाया ऊपर सही है, वो लाइक पोल्स है। अब पढ़ो। A wire carrying a current passes at right angles through a piece of paper. The figure shows a cross section. A figure shows a cross and circle where the current in the wire passes into the plane of the paper. Current is in the page. Cross का मतलब यही होता है ना, current is in the page. On figure 6.2, sketch 3 magnetic field lines to show the magnetic field pattern around the wire. Show the direction of the field on your sketch. आप इस तरह इसके सर्कल बनाओगे और इसने बोला है 3 सर्कल बना दो। अब ये बताओ, अगर अगर इन द पेज है और तुम अपना राइट हैंड लगाओ, ऐसे फील्ड आएगी? हाँ, क्लॉकवाइज आएगी। The figure shows the speed time graph for a car traveling on a straight horizontal road.
डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द कार। देखो शुरू में क्या है, अगर मैं इसको लेबल कर दूं तो तुम मुझे बताना कि ये मैंने मोशन मार्क कर दी ना। स्पीड टाइम ग्राफ है। हाँ, पहला पैच जीरो एक्सेलरेशन होगा। ये मैं अलग अलग लिख रहा हूं, तुम इसको मेरे साथ साथ देख लो। इसमें अगर आपके पास कोई क्यूरी हो तो मुझसे जरूर पूछें, कोई कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन हो तो पूछें। ठीक है, अब तुम इसमें आगे पढ़ो। द फिगर यूज फिगर कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इन 24 सेकेंड ऑफ इट्स मोशन। देखो जो स्पीड टाइम ग्राफ होते हैं उनका जो डिस्टेंस होता है वो निकलता है एरिया से, और ये शेप में ट्रेपेजियम है। ये फॉर्मूला लगाओ और ये एरिया निकाल के दो। टू 272।
Calculate the average speed of the car during its motion. Hmm. – 11.3. अच्छा. A second car travels at a steady speed. It travels the same distance as the first car in the 24 second of journey. डिस्टेंस सेम है, तो अगर डिस्टेंस सेम है तो उसका एरिया सेम रखना पड़ेगा. अब पता करना पड़ेगा कि उसका वो क्या होगा. टाइम तो दिया हुआ है, स्पीड कांस्टेंट होती है ना, तो जो आंसर आपने पीछे निकाला है उसी को प्लॉट करेंगे. अब ये स्केल चेक करना पड़ेगा कि स्केल कैसे बना हुआ है. स्केल बहुत अजीब सा है. अप्रोक्सीमेटली यहां बन जाएगा. The thinking distance is the distance traveled by a car between the time that a hazard is seen and the time that the brakes are applied. The braking distance is the distance traveled while the car slows down to rest. The figure shows the thinking and braking distance of an alert driver when the car travels at different speed. अब वो कह रहे हैं टेबल कंप्लीट करो. अब बताओ ये टेबल कैसे कंप्लीट करूं.
हाँ, इस तरह रेशो लगा लेते हैं। बार बार 9 ऐड हो रहा है इसमें। फिर आगे पढ़ो, दिस टाइम इट टेक्स फॉर द ड्राइवर टू रिएक्ट टू द हैजर्ड इज कांस्टेंट एट डिफरेंट स्पीड। ड्राइवर का रिएक्शन टाइम सेम है। हाउ द टेबल शोज दिस, क्योंकि जो आप अगर डिस्टेंस को डबल करते हैं तो थिंकिंग डिस्टेंस डबल हो जाता है, डिस्टेंस को ट्रिपल करते हैं तो थिंकिंग डिस्टेंस ट्रिपल हो जाता है। रेशियो सेम आ रही है ना। State what happens to the thinking distance and the braking distance when the driver is tired. Thinking distance बढ़ेगा, लेकिन ब्रेक लगाने के बाद तो ड्राइवर का काम नहीं है ना, फिर तो गाड़ी रुकेगी। अगर ब्रेकिंग सिस्टम नहीं बदला, अगर ब्रेकिंग सिस्टम वही है तो फिर आपको उससे फर्क नहीं पड़ेगा। The figure shows a ripple tank and the crest of water wave that is produced in it. The frequency of the water wave is 2 hertz and amplitude is 3 millimeter. Calculate the number of crests produced in 1.5 second. इस पे रेशियो लगा दो। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। तो 2 हर्ट्स का मतलब है 2 साइकिल्स इन 1 सेकेंड, तो 1.5 में रेशियो लग जाएगी। Then the height of the wave is measured from the level of the undisturbed surface of water. The height of water at one point is 0 and at time t is equal to 0. अब उसमें आपको दिया हुआ है, उसने डेटा दिया हुआ है ना, तो आप उस डेटा को लगाओ। 3 मिलीमीटर एम्पलीट्यूड है, तो एम्पलीट्यूड 3 मिलीमीटर रखो और ये ग्राफ देख लो।
The frequency of the wave is increased. How the apparatus shown in the figure is adjusted so that the frequency of the wave is increased. वो जो डिपर है ना तुम्हारे पास, वो जो डिपर चला रहे हो तुम, उसको तेज चलाओ. जो डिपर है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो. अगर तुम डिपर की फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, वो जो रबर बैंड है नीचे लगा हुआ उसके साथ, उसको तेज चलाओ. State what happens to the speed and wavelength of the wave as the frequency increases. ये फॉर्मूला याद रखो, तुम इसको मैनेज कर सकते हो. जो स्पीड है वो सेम रहेगी और जो वेवलेंथ है वो कम हो जाएगा. ये हमने बहुत मर्तबा डिस्कस किया नोट्स में भी कि जो फ्रीक्वेंसी होती है, वो वेवलेंथ के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है. The apparatus shown in the figure can be used to demonstrate refraction. State the any additional apparatus needed to demonstrate refraction. वो डेप्थ कम कर दो. अगर तुम डेप्थ कम कर दोगे तो खुद ब खुद रिफ्रैक्शन शुरू हो जाएगी. Draw on figure 8.3 to show the refraction of water waves. Label a boundary where the refraction occur. ये वो फेमस डायग्राम है और तुम इसको पेपर में रूलर से बनाना. जब आप डीप वाटर से शैलो में जाते हैं तो डीप वाटर का मतलब होता है लाइटर मीडियम. तो लाइटर टू डेंसर वेव बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल. Wavelength decreases, speed decreases, frequency no change. ये तुम अच्छे से याद कर लो. ये तुम्हें रटा हुआ होना चाहिए. The figure shows a connection to the internet made from a remote station A using a satellite above the earth. Data is sent between station A and B using microwave which travel to and from the satellite. Station B is connected directly to the internet using optical fiber. The speed of microwave is this. Station A and B are each 5 kilometers from the satellite. कैलकुलेट द टाइम टेकन. यहाँ सिंपल वो फॉर्मूला लगाओ कैलकुलेशन के लिए, जो फॉर्मूला होता है स्पीड का. सिंपल कैलकुलेशन है, कंपेयर करो.
The same data can be sent from A to B in a shorter time along the surface of the earth using infrared waves to carry the information. One property that infrared and microwave have in common, दोनों की speed same होती है, दोनों electromagnetic है ना. One other advantage using optic fiber to connect, उसका फायदा ये होता है कि उसके रास्ते में कोई इंटरफेरेंस नहीं होती, कॉस्ट भी कम होती है, और जो ऑप्टिक फाइबर है वो ज्यादा डेटा लेके जा सकती है, ज्यादा मेगाबाइट ट्रांसफर कर सकती है. चलो, थोरियम 229 is a radioactive isotope used in several medical applications that involve alpha particles and beta particles. During ionization, a helium atom becomes a helium ion. How the structure of a helium atom, atom और ion में number of electron का फर्क होता है. तो तुम एग्जामिनर को यही बताओगे कि एटम के अंदर हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और हीलियम प्लस में 1 होगा. हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ एन अल्फा पार्टिकल डिफर फ्रॉम स्ट्रक्चर. अल्फा पार्टिकल में 2+2 चार्ज होता है, जबकि उसमें +1 होगा. अल्फा में ना 2 प्रोटॉन. अल्फा पार्टिकल होता क्या है? इट्स अ पैकेट ऑफ 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन. ये अल्फा है, और इसीलिए इस पे चार्ज होता है +2. ये पूरा एटम ही नहीं होता. A nucleus of thorium decays by alpha emission. ये अल्फा डिके की इक्वेशन है. जब अल्फा डिके होता है तो मास नंबर में से 4 कम होता है और एटॉमिक नंबर में से 2. फिर वो बीटा डिके को लाया. नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये डेटा बन जाएगा. फिर एक्सपेरिमेंट्स कैन शो दैट अ सैंपल ऑफ मटेरियल इज रेडियो एक्टिव. अब उसमें वो ऑपरेटर्स और प्रोसीजर बताओ. सैंपल इमिट्स बोथ अल्फा एंड बीटा. इसमें मशहूर ऑपरेटर्स वही है कि तुम जीएम ट्यूब रखो और सामने जो है कोई हाँ हाँ, क्लाउड चैम्बर बिल्कुल रख सकते हो. अगर आप दोनों के बीच में पेपर रखते हैं और पेपर रखने से काउंट रेट कम हो जाए तो अल्फा है, और अगर एल्यूमिनियम फॉइल रखने से काउंट रेट ड्रॉप करे तो फिर बीटा भी है. इस तरह पता चल जाएगा कि इसमें अल्फा और बीटा दोनों हैं या नहीं. स्टेट व्हाट इज मेंट बाय हाफ लाइफ. हाफ लाइफ वो टाइम होता है जिसमें कोई रेडियो एक्टिव सैंपल ओरिजिनल नंबर का हाफ हो जाए. Sample of pure thorium contain this much atom. After 22,000 years, the number of atoms of thorium in the sample is this. Determine the half life. अब इसमें रेशो लगा लो. एक फॉर्मूला होता है और दूसरा ये जो रेशो मेथड तुम्हें नजर आ रहा है वो लगा लो. हाफ हाफ करते जाओ. ये भी लगा सकते हैं. हाँ सही है.
तो ये वाला पेपर हमारा कंप्लीट हो गया और हम इसको इंशाल्लाह जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें अगले पेपर को रखेंगे, मैं आपको पोस्ट कर दूंगा। और इसको फिर हम फिलहाल यहीं तक रोक लेते हैं और इसको फिर अगली क्लास में इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज।